मैं बात करने वाला हूँ राहुल मिश्रा की, जिन्होंने एके सर के मार्गदर्शन में रहकर तैयारी की और उनके जो संजोए हुए सपने थे, उनके जो पेरेंट्स, उनके माता पिता के जो सोचे हुए सपने थे या जो उन्होंने बचपन से देखा था, आज राहुल ने वो पूरा कर दिया। कब थी एसएसबी डेट उनकी, यही नहीं, उनके रिटन स्ट्रेटजी के भी बारे में जानेंगे, एसएसबी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, उनसे थोड़ा बहुत फिजिकल के बारे में भी जानेंगे, मेडिकल क्राइटेरिया क्या था उनका, ये भी राहुल से हम समझेंगे। कब आपको लगा कि सेना में आपको अफसर बनना चाहिए और अफसर ही क्यों, बहुत सारे प्रश्न हैं आज हमारे राहुल के सामने। तो राहुल से आज हम जानेंगे कि आप इन लाखों बच्चों से आपने अपने आप को कैसे अलग करने का जो जज्बा था, कैसे अलग कर पाए, क्या आपने नया कदम उठाया, तो आज जानेंगे राहुल से। सारे जो स्टाफ थे उनसे मैंने मदद ली, अपनी कमियों को दूर किया और फिर फाइनली मैं रिकमेंड हुआ सीडीएस के थ्रू। अब आपसे हम जानेंगे कि आपकी रिटन की स्ट्रेटजी क्या थी, एसएसबी की क्या थी। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपने रिटन की स्ट्रेटजी कैसे तैयार की, कैसे आपने रिटन क्वालिफाई की। मेरी कमियां थी इंग्लिश और साइकोलॉजी टेस्ट में मैं 4 मिनट में लिख नहीं पाता था स्टोरी, और इंटरव्यू में भी अच्छे से आंसर नहीं कर पाता था, नर्वस हो जाता था, और जीएस वगैरह मेरा काफ़ी पहले कमज़ोर था। तो वो सब मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया उन सारे पोर्शंस पे। सर मेडिकल बोर्ड वहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड है, सर्जिकल, आई, नोज़, ईएनटी, सर्जिकल ईएनटी और मेडिसिन, और सर एक होता है एक्सरे वगैरह। तो उसमें सर बहुत नॉर्मल सी रूटीन है, मेडिकल 5 से 7 दिन तक लगभग चलता है। यदि आप में भी है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। एडमिशन या इंक्वायरी के लिए कॉल करें 9415402422 या फिर लॉग इन करें www.cadetspointdefenseacademy.com। जय हिंद एंड वार्म वेलकम इन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं जितेंद्र शर्मा, हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ बड़ी खुशखबरी के साथ। अब सोच रहे होगे यार ऐसा क्या नया खुशखबरी लेके आ गया। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ राहुल मिश्रा की, जिन्होंने एके सर के मार्गदर्शन में रहकर तैयारी की और उनके जो संजोए हुए सपने थे, उनके जो पेरेंट्स, उनके माता पिता के जो सोचे हुए सपने थे या जो उन्होंने बचपन से देखा था, आज राहुल ने वो पूरा कर दिया। यही नहीं, दीन दुनिया को भूलकर राहुल ने दिन रात मेहनत की। लाखों युवा यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप सबको पता होता है। उन युवाओं से एक कदम आगे निकल जाना और निकलकर अपने सपनों को पूरा करना और सैन्य सेना में अफसर बनना, एक बड़ा काम होता है हम सब के लिए और एक गौरव की बात होती है हर एक माता पिता के लिए, मेरे लिए भी और संस्थान के डायरेक्टर्स, यहाँ तक कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों के लिए भी, सबके लिए बड़ी बात होती है। और शायद राहुल ने आज वो कर दिया या कर दिखा दिया। आज हम राहुल से रूबरू होंगे। राहुल मिश्रा की बात करें तो राहुल जी हमारे एकेडमी में आए, एनसीसी में एके सर से लगातार जुड़े रहे। आपको एके सर के बारे में बताते हैं कि सर पीसीएस अफसर हैं और वो हमारे एकेडमी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, हमारे गार्जियन हैं। और यही नहीं, उनके लगभग 500 पढ़ाए हुए बच्चे आज सेना में अधिकारी हैं, जो कि कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मैं जितेंद्र शर्मा हमेशा की तरह आपसे मिलता रहता हूं, कुछ नए टिप्स, नई बातें आपके सामने लेकर आता रहता हूं। आज हम मिलेंगे राहुल से और राहुल के बारे में जानेंगे कि राहुल ने सीडीएस फर्स्ट 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्लियर करने में उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या रोल नंबर रहा उनका, या फिर उनकी एसएसबी डेट क्या थी, कैसे क्वालिफाई किया, कब थी एसएसबी डेट उनकी। यही नहीं, उनके रिटन स्ट्रेटजी के भी बारे में जानेंगे, एसएसबी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, उनसे थोड़ा बहुत फिजिकल के बारे में भी जानेंगे, मेडिकल क्राइटेरिया क्या था उनका, ये भी राहुल से हम समझेंगे। और राहुल से जानेंगे कि आपने जो ये कर दिखाया, जो नाम आपने अपने ज़िले में नहीं, आपने लगभग आसपास के कई ज़िलों में अपना नाम रोशन किया है, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, कब आपको लगा कि सेना में जाना चाहिए और सेना में जाने की जो उम्मीद थी, जो जोश था, वो आपको कहाँ से मिलता था, कब आपको लगा कि सेना में आपको अफसर बनना चाहिए और अफसर ही क्यों। बहुत सारे प्रश्न हैं आज हमारे राहुल के सामने। तो राहुल से आज हम जानेंगे कि आप इन लाखों बच्चों से आपने अपने आप को कैसे अलग करने का जो जज्बा था, कैसे अलग कर पाए,
क्या आपने नया कदम उठाया, तो आज जानेंगे राहुल से। तो राहुल, स्वागत है आपका। मेरे साथ एके सर भी हैं और एके सर से भी अभी हम मिलेंगे। हम इनसे जानेंगे कि ऐसा आप अपने बच्चों को क्या दे देते हैं, स्पेशली कि एक एक बच्चा आपका रिकमेंड हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है और वो खुशी से आपके साथ आता है, बैठता है। हमें भी गौरवान्वित फील होता है कि हमारा कैडेट हमारे पास आता है और शायद अफसर बनना हर एक माँ बाप का सपना होता है, हर एक बच्चे का होता है। और आज आपका ये बच्चा पूरे देश में नाम रोशन करने जा रहा है। हम ये उम्मीद है, ये ब्लेसिंग है हमारी इसकी, ये आगे बढ़े और आगे बढ़े और इस देश का नाम रोशन करे। उसके साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम के साथ हमारा एक ढेर सारा ब्लेसिंग है राहुल के लिए। तो राहुल, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं। स्वागत है राहुल आपका। धन्यवाद सर। मैं वैसे तो वाराणसी से रहने वाला हूँ, बट मेरे पापा की यहाँ पे पोस्टिंग थी इलाहाबाद में, फायर सर्विस डिपार्टमेंट में। तो सारी मेरी स्कूलिंग जो है 5th से लेकर के टिल ग्रेजुएशन इलाहाबाद में ही हुई। तो 12th में मैंने डिसाइड किया कि मैं एनडीए के लिए ऑप्ट करूँगा और मैंने एनडीए अपीयर किया। लक बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिटर्न में क्वालिफाई नहीं कर पाया, बट जो फ़ौज में जुनून था कि मैं फ़ौज में अफसर बनूंगा, वो कहीं ना कहीं जलती रही। फिर मैंने यूपीएससी को पहले तो मैंने काफ़ी लाइटली लिया था, बट एनडीए में लुढ़कने के बाद मुझे पता चला कि इतना लाइटली ले नहीं सकते यूपीएससी को। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सीडीएस में क्लियर करूंगा और मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में सीडीएस का रिटर्न क्वालिफाई किया था और उसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत किया था। उसी दौरान मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था। तो मैंने दोनों ग्रेजुएशन प्लस जो है कंपटीशन को पैरेलली लेके चला और फिर मैंने सीडीएस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। ऑल्दो मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट मैं कोशिश में लगा रहा। अपने जो मेंटर है एके सिंह सर, एनसीसी के जो हमारे सीनियर्स थे और सारे जो बच्चे थे, स्टाफ थे, उनसे मैंने मदद ली, अपनी कमियों को दूर किया और फिर फाइनली मैं रिकमेंड हुआ सीडीएस के थ्रू ही। राहुल, एक बड़ा प्रश्न आता है जो हमारे सामने कि कहीं ना कहीं आपके फादर, हर बच्चा सर अपने पिता की तरह बनना चाहता है और पिता से ही सीखता है। मैं भी बचपन में था तो मुझे लगता था अपने फादर की तरह बनूंगा, फादर की तरह रहूंगा। तो पिताजी से और माताजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग कहते भी हैं कि गांव में कि अपने पिता की तरह गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिताजी फायर सर्विस में अफसर रहे और फायर विभाग में होते हुए भी उन्होंने देश की रक्षा, और सबसे टफेस्ट होता है कि जब कहीं आग लग जाए तो फायर विभाग वाले कितने एक्टिव होते हैं और अपना सब कुछ भूल के उस कार्य को जो करते हैं उस बड़ा सराहनीय होता है। हम आपसे राहुल एक छोटा सा प्रश्न यही चाहते हैं कि आप ये बताओ कि आप पापा की तरह क्यों नहीं सोचे कि मुझे पापा के साथ फायर ब्रिगेड में ही जाना है, या पापा ने मना किया उस चीज़ में जाने के लिए, या कैसे ये परिवर्तन अचानक आया आपके मन में? पापा को लगभग मैं देखता रहता था, लेकिन सर मुझे क्या था कि ऑल इंडिया मुझे घूमना बहुत पसंद था। अच्छा। और जो ये यूपी की पापा यूपी फायर सर्विस में है, तो 60 साल तक हमें यूपी में ही बच के जॉब करना पड़ता। और आर्मी में सर सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी जो पोस्टिंग है ऑल इंडिया कहीं भी होती है और अच्छे से एक्सपोजर आर्मी जो दे सकती है वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन शायद ना दे पाए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आर्मी ही ज्वाइन करनी है मुझे। अच्छा, तो जब आपने 5वीं क्लास से लेके इलाहाबाद आए, आप रहने वाले प्रॉपर बनारस के हैं, तो उसके बाद आप जब इलाहाबाद आए होंगे तो यहाँ से पढ़ाई आपने स्टार्ट की। कक्षा 5वीं से लेके आपने 12वीं तक पढ़ाई की। तो आपने ये डिसीजन कब लिया कि आपको सेना में ही अफसर बनना है? 11th में सर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था जी। तो एनसीसी में रहते हुए मैंने रिपब्लिक डे कैंप 2015 में राजपथ कैंप जो होता है न्यू दिल्ली में, उसमें पार्टिसिपेट किया एज अ बेस्ट कैडेट यूपी डायरेक्टेड। तो उस दौरान वो 4 महीने के कैंप में हमें बहुत सारे ऑफिसर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो उस समय मैंने उनकी लाइफ स्टाइल को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश की और वो मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्मी में ही ऑफिसर बनूंगा। सर सच में ये जो वर्दी है बड़ा जुनून का है, एक अलग सा मज़ा है, एक अलग सी फीलिंग है। हम हर विभाग की वर्दी को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वर्दी सही नहीं है या ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका एक अपना रोल है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। लेकिन जब बात सेना की आती है तो एक अलग सा देश प्रेम जगता है। तो इस देश प्रेम अलग से जगने का मतलब मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। मैं बड़ा अटपटा सा प्रश्न है जो सर से जानना चाह रहा हूँ कि सर ऐसा क्या है कि ये वर्दी सबके दिमाग को एक अलग ही तरफ लेके चली जाती है, एक अलग सा सम्मान पैदा करती है, जो कि स्टेट की भी है, सेंट्रल की भी है, CISF है, CRPF है, या बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो कि हैं। लेकिन ये सेना में जब हम बात करते हैं अर्धसैनिक बल को छोड़कर, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस मिलता है? कुछ आप सर बताएं इसके बारे में। हाँ, पहली चीज़ ये है कि जब बच्चा एनसीसी करता है तो एनसीसी करते ही उसके दिमाग में
ये आता है कि हमारा सीईओ कौन है, हमारा एएनओ कौन है। जैसे वो देखता है कि हमारा एएनओ कैप्टन है, हमारे मेजर हैं, सीईओ हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल है, ग्रुप कमांडर हमारे ब्रिगेडियर, दिमाग में तुरंत आता है कि ये देखो ये कैसे हैं, और उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि हम अफसर बने। और जब वो इसकी फीलिंग करता है तो अब इसको आप जो भी कहिए, जब हमने बैंक मैनेजर की नौकरी से पीसीएस की तरफ गए और हमें एनसीसी मिला, तो हमारे भी दिमाग में आया कि मैं करूं क्या। तो मेरे दिमाग में आया क्यों न मैं भी, जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे साथी हैं जो आर्मी अफसर हैं, तो मैं इन बच्चों को आर्मी अफसर की तरफ ले जाऊं। तो मेरा भी एक एनसीसी के जितने भी कैंप जिस पे गए हम, और हमारा जो एम रहता था कि अगर हम 100 बच्चों में एक बच्चे को सेलेक्ट करवाए तो हम ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि ये हमने कभी एम नहीं रखा कि हमारे पास जो 1000 बच्चे हैं सब अफसर बन जाए। और वर्दी के प्रति इनका जुनून ही इन्हें अफसर बनाता है, निस्संदेह यह एनसीसी के बच्चों के साथ है। हाँ, साथ साथ जो नॉन एनसीसी कैडेट्स हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ ये नॉन एनसीसी कैडेट्स को भी ओपन रखा, हमने कहा एनसीसी के बच्चे तो आते ही हैं, नॉन एनसीसी उनका भी एक, खासकर जो एनडीए के बच्चे हैं, कुछ हमारे एडवर्टाइज को देख करके, इधर देख करके सेना के प्रति एक सच में जुनून है हिंदुस्तान में, या हम तो यही कहेंगे पूरे वर्ल्ड में है। तो इस तरह से राहुल जी आए, और चूँकि है क्या कि जब हम आए तो शुरू से ही हमारी कुछ एक आदत ये हुई कि हम सारे एक बहुत पुराने अफसर थे, जीटीओ भी रहे, और कर्नल जसूटिया साहब, उन्होंने कहा यार AK सिंह, अगर तुम चाहते हो कि बच्चा अफसर बने तो पहले उसके साथ बैठना सीखो, उसके साथ बैठो, उसके सुख दुख में साथ दो। ऐसा नहीं है कि तुम किसको अफसर बना दोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन जब वो बच्चा दुखी हो तब उसके साथ रहो, लेकिन केवल दुख में रहोगे तो फिर बच्चा भाग जाएगा। जब वो सुख में रहे तो वो भी रहे। अभी बहुत ही है, अभी हमारे कुछ पुराने कैडेट्स भी आएंगे और आ रहे हैं, और एकाएक उनकी भी याद आ गई, आज ही फ़ोन भी आया था। और एक अभी ASC के हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक सिंह, और एक डिप्टी कमांडेंट सौरभ अवस्थी, और 2-3 दिन में ये लोग भी आएंगे। तो एक हमने नया चीज़ शुरू किया, और जो हम राहुल के भी साथ शुरू किए। जब फ़ोन आया हमें लोगों ने बताया तो हमें दिमाग में तुरंत नहीं हुआ। जैसे मैंने देखा राहुल को तो मुझको पूरा 2018 की वो सारी सीन याद आने लगी कि राहुल कैसे थे, क्या हुआ। फिर बटालियन से फ़ोन आना शुरू हुआ, फिर इनका आया, ये हमारे पास आए, और ये तैयारी हुई। और निसंदेह हम राहुल को एक लगभग 3 साल बाद हम एज ए रिकमेंड हुए हैं, और अगले साल हम इनको एज ए लेफ्टिनेंट के रूप में देखेंगे। हाँ, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सर। आपको बताएं, राहुल जी ने CDS फर्स्ट 2020 का फॉर्म अप्लाई किया था इन्होंने, और इनका जो SSB डेट था, इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया। रिटन क्वालिफाई करने के बाद इनकी जो SSB डेट थी वो 21 से लेके 25 जनवरी तक रही, 2021 तक। और SSB इनका 31st SSB कपूरथला में था, जो कि NCC। और ये इनको बताएं कि मिस्टर राहुल NCC के भी कैडेट रहे, जिनकी ID UPSG /13/128926 है। आप 17 UP बटालियन के कैडेट रहे, और उसके साथ ही साथ इनका जो रिपोर्टिंग होगा वो OTA चेन्नई में होगा। फाइनली राहुल से रिकमेंड हो गए हैं। राहुल से हम कुछ प्रश्न है जो जानना चाहेंगे कि राहुल, CDS तो आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने अपने सपनों में तो 4 चांद लगा दिए, आपने अपना नाम रोशन कर लिया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और उसके साथ ही साथ अब आपसे हम जानेंगे कि आपकी रिटर्न की स्ट्रेटजी क्या थी, SSB की क्या थी। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपने रिटर्न की स्ट्रेटजी कैसे तैयार की, कैसे आपने रिटर्न क्वालिफाई किया। सर, पहले मैंने CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, लास्ट 5 ईयर्स के, आफ्टर 2013 के। तो उसको एनालाइज करने के बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढी, और इकोनॉमी और हिस्ट्री का, जो इकोनॉमी मेरी लगभग कमज़ोर रही है पहले से, और हिस्ट्री काफ़ी वाइड है। तो मैंने उसमें फिर देखा कि किस मॉडर्न इंडिया में किस किस पार्ट से, किस किस सेक्शन से काफ़ी सारा क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो मैंने एक नोट्स बनाया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिर मैंने अपना GS का सेक्शन, क्योंकि काफ़ी लार्ज है CDS का, और फिर मैंने उस अकॉर्डिंग बुक लिस्ट तैयार की
फिर उसके बाद मैंने फोकस करके जीएस के पोर्शंस को कंप्लीट किया। और सर तैयारी के दौरान मुझे पता चला कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में आप कुछ ज़्यादा पकड़ नहीं सकते, 2 बार 3 बार तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश के लिए सर मैंने सिर्फ एक बुक पे रिलाई किया और पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लगाए थे। और मैथ्स के लिए सर आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो किया था। इसके साथ होता क्या है सर, करंट अफेयर काफ़ी वाइड है, तो जो कोचिंग नोट्स प्रोवाइड करती है, जो टीचर्स अपना रिसर्च करते हुए नोट्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ बताते हैं वीडियोस के थ्रू या जैसे भी क्लास लेक्चर्स के थ्रू, उसको मैंने फॉलो किया। और मैंने कोशिश किया कि रिवीजन बहुत मस्ट है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैंने एनसीईआरटी पे फोकस की और बुक लिस्ट को कम से कम रख करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करते हुए मैंने यही स्टडी सारे सीडीएस के एग्ज़ाम्स में फॉलो किया और इसके थ्रू मेरा सारा सीडीएस क्लियर होता चला गया। एसएसबी एक बड़ा टफ टास्क होता है। आपने रिटन तो क्वालिफाई किया, आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके जरिए आपने पढ़ाई की, तैयारी की। एसएसबी एक बड़ा टफ टास्क होता है, जो बच्चे को लगता है रिटन तो पास हो जाऊंगा। एसएसबी प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर एसएसबी क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ जैसी है, अगर हम वो एक बढ़िया लाइफ स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एसएसबी निकल जाती है थोड़े से गाइडेंस के बाद। अब जैसे मैं भी यूपी बोर्ड से पास आउट था और इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी। सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनकी कमज़ोरी क्या है, बट वो ओवरकम नहीं करना चाहते। तो मैंने इंग्लिश को ओवरकम किया और ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इंग्लिश 2 दिन 4 दिन में सीखी नहीं जा सकती। तो इस वजह से मेरी जो कमियां थी मैंने उसको फाइंड आउट किया। मेरी कमियां थी इंग्लिश और साइकोलॉजी टेस्ट में मैं 4 मिनट में लिख नहीं पाता था स्टोरी, और इंटरव्यू में भी अच्छे से आंसर नहीं कर पाता था, नर्वस हो जाता था। और जीएस वगैरह मेरा काफ़ी पहले कमज़ोर था, तो वो सब मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया उन सारे पोर्शंस पे। और टाइम तो लगा बट फाइनली कॉन्फिडेंस आया और इंग्लिश भी सही हुई। और डे टू डे लाइफ मैंने अपनी इम्प्रूव की। जैसे मैं पहले रनिंग वगैरह नहीं जाता था, तो मैंने उसको अपने रूटीन में जोड़ा, डेली रनिंग, डेली एक्सरसाइज। तो इससे क्या हुआ, जीटीओ के पार्ट्स के जो आउटडोर टास्क वगैरह होते हैं उसमें मुझे काफ़ी आसानी हो गई। अब मैंने अपना दिमाग खुला रखा, मतलब करंट अफेयर में देश दुनिया में क्या चल रहा है वो सब। इंग्लिश स्पोकन कभी बाधा नहीं बनी आपके एसएसबी में? सर शायद मैं बहुत पहले रिकमेंड हो जाता अगर इंग्लिश मेरी सही होती तो। और पहले 1-2 अटेम्प्ट में तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया कि अरे ज़रूरी इंग्लिश हो तभी हो गया रिकमेंड। बट एक लेवल है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश तो नहीं, बट एक जो लेवल है उस लेवल तक तो हमें जाना ही पड़ेगा इंग्लिश के लिए। उसके लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत की, स्पोकन इम्प्रूव किया, न्यूज़पेपर पढ़ा और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखे, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ सर। मतलब आपने काफ़ी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के साथ ही साथ आपने एसएसबी के लिए भी एक सही स्ट्रेटजी बनाई और स्टडी किया आपने और उसको आपने क्वालिफाई किया। उसके बाद आपका मेडिकल में क्या चेकअप हुआ आपका वहाँ पर जब आप गए होंगे, फाइनली मेडिकल हुआ होगा तो आपका? सर मेडिकल बोर्ड वहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड है, सर्जिकल, आई, नोज़, ईएनटी, सर्जिकल ईएनटी और मेडिसिन, और सर एक होता है एक्सरे वगैरह। तो उसमें सर बहुत नॉर्मल सी रूटीन है, मेडिकल 5 से 7 दिन तक लगभग चलता है। और उसमें आपका फुल बॉडी, आई, नोज़, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, नॉक नी, फ्लैट फुट और सारे सब कुछ वो टेस्ट करते हैं, लगभग सारे पार्ट बॉडी में, पहले कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है वगैरह वगैरह करके सर, ब्लड शुगर लेवल ऐसे करके ढेर सारे टेस्ट है, काफ़ी टेस्ट। हाँ सर। एसएसबी जैसे आपने क्लियर किया, उससे कितने दिन बाद आपका मेडिकल कराया गया? सर मेरी एसएसबी 25 जनवरी को ख़त्म हुई थी और 26 को 26 जनवरी की वजह से गेस्टेड हॉलीडे था, तो 27 से मेरा स्टार्ट हो गया मेडिकल और 8 फरवरी तक मेरा मेडिकल चला था। और 8 को मेरा मेडिकल बोर्ड ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मैं मेडिकली फिट डिक्लेयर्ड किया गया। अब सर एनडीए जब आपने 12वीं की परीक्षा पास की तो आपके पास एनडीए के कितने अटेम्प्ट थे टोटल? सर एनडीए के 4 अटेम्प्ट थे टोटल। अब मैंने चारों दिए, चारों में ही मेरा रिटर्न नहीं निकला। शुरू में तो मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था क्योंकि मैं एनसीसी में कैंप वगैरह करता था ज़्यादा, तो मैं उसको कंट्रोल किया, फिर सिलेबस भी पढ़ा, बट अनफॉर्चुनेटली उतना उस लेवल तक नहीं प्रिपेयर कर पाया कि मैं क्लियर कर पाऊँ। तो आपने एनसीसी भी किया, एनसीसी में एके सर से आपको क्या सीखने को मिला? सर के सौजन्य में आप रह के तैयारी की और आपके मेंटर भी हैं, जहाँ तक कि आपने बताया कि आपके मेंटर भी हैं एके सर, तो कैसा लगा सर से मिलने के बाद? क्या कुछ उनसे हेल्प मिली आपको?
सर पीएसटीसी में सर ऑफिसर थे, हम पहली बार ऑफिस में इनके गए तो मुझे लगा ही नहीं कि हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं। इतने वार्मथ वेलकमिंग के साथ मतलब बैठाए, मुझे पूछे नाम पता सब क्या है कैसे है सारा कुछ, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं AK सिंह सर से पहली बार मिल रहा हूँ। और सर ने साइकोलॉजी में बहुत मदद की। लाइफ सर कहते हैं ना SSB इज़ द सबसेट ऑफ लाइफ, तो SSB कुछ नहीं, अगर आपकी लाइफ सही है तो आपका नज़रिया सही है तो SSB ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो सर के साथ मैं काफ़ी समय तक जुड़ा रहा और उसमें सर ने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए, काफ़ी सारे बातें बताई, उसको मैंने कोशिश किया कि अपने लाइफ में डेली लाइफ में उतारने की कोशिश किया मैंने। और धीरे धीरे एक जो नज़रिया बदलती है उसको मैंने कोशिश किया अपनी पर्सनालिटी को और इवॉल्व करूं और ग्रूम करूं खुद को। सर से मैं कॉन्टीन्यूसली टच में रहा और सर से साइकोलॉजी पोर्शन में मुझे बहुत मदद मिली। तो और इंटरव्यू में भी सर ने गाइड किया, कुछ क्वेश्चंस को कैसे आप आंसर करते हो, किस लहजे में आंसर करते हो, किस वर्ड का यूज़ करना है, किस वर्ड का यूज़ नहीं करना है, या किस बात को किस वे में कहना है, ऐसा सर ने काफ़ी कुछ गाइड किया। वो मेरे हर अटेम्प्ट में और इम्प्रूव होता गया और फाइनली सर मैं रिकमेंड हुआ। यदि आप में भी है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। एडमिशन या इंक्वायरी के लिए कॉल करें 9415402422 या फिर लॉग इन करें www.cadetspointdefenseacademy.com।